नमस्कार, प्राइम टाइम लेकर मैं हूं आपके साथ सुहेल खान। आप देख रहे हैं बंसल न्यूज। शुरुआत करेंगे सियासी खबर के साथ। 3-4 दिन पहले तक उपचुनाव के मैदान से नदारद नजर आ रही कांग्रेस ने उम्मीदवारों के नाम की घोषणा में बाजी मार ली है। चारों सीटों पर कांग्रेस ने नाम घोषित कर दिए हैं। वहीं बीजेपी को अभी उम्मीदवारों के नाम पर पार्लियामेंट बोर्ड की मोहर का इंतजार है। कांग्रेस ने उम्मीदवार चयन में भले ही बाजी मार ली हो, लेकिन खंडवा से अरुण यादव ने जिस तरह से उपचुनाव लड़ने से इनकार किया, उसने एक बार फिर से कांग्रेस के संगठन की कार्य पद्धति पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। जो मैं महसूस करता हूं कि इस पार्टी में संवादहीनता की जगह बढ़ती जा रही है। कहते हैं जब आदमी पीड़ा में होता है तो उसके मुंह से सच निकलता है, और अरुण यादव इन दिनों पीड़ा में बताए जा रहे हैं। वो खंडवा उपचुनाव लड़ने से भी इनकार कर चुके हैं। तमाम अटकलों को विराम लगाते हुए अरुण यादव अंतिम सांस तक कांग्रेसी रहने की बात करते हैं, लेकिन उनकी पार्टी से एक शिकायत है जो दिल्ली से लेकर एमपी तक शिद्दत से महसूस की जा रही है। मुखर होकर बोलने वाले कांग्रेस के नेताओं में आपस में ही बात नहीं होती है। पार्टी में संवादहीनता लगातार बढ़ती जा रही है। बकौल अरुण यादव, पार्टी की सबसे बड़ी दिक्कत यही है। क्योंकि मैं कोई किसी बहुत बड़ा नेता नहीं हूँ, कार्यकर्ता हूँ, लेकिन जो मैं महसूस करता हूँ कि इस पार्टी में संवादहीनता की जगह बढ़ती जा रही है, और इसी वजह से हम लोग आपस में संवाद नहीं कर पाते। जितना अधिक संवाद होगा उतनी चीज़ों में क्लियरिटी आएगी, चाहे वो ब्लॉक स्तर हो, चाहे ज़िला स्तर हो, चाहे प्रदेश हो, चाहे नेशनल स्तर की बात हो। अधिक से अधिक संवाद आपस में होना चाहिए, कार्यकर्ताओं में होना चाहिए, नेता में होना चाहिए। पंजाब से लेकर राजस्थान और छत्तीसगढ़ तक पार्टी में मचा अंदरूनी घमासान कहीं न कहीं अरुण यादव की बात पर मोहर लगाता दिखता है। दिल्ली में भी असंतुष्ट कांग्रेसियों के G23 ग्रुप की भी कहीं न कहीं यही शिकायत है। कांग्रेस में संवादहीनता की स्थिति दिल्ली से लेकर राज्यों तक नजर आती है। सीनियर जूनियर और केंद्र राज्य के बीच संवाद के पुल टूटे नजर आते हैं, और जो कांग्रेस की कमजोरी है वही बीजेपी की सबसे बड़ी ताकत है। संगठन में केंद्रीय नेतृत्व से लेकर ब्लॉक और बूथ स्तर तक एक संवाद नजर आता है। मध्य प्रदेश के उपचुनाव की ही बात कर लें तो बीजेपी में सीएम से लेकर प्रदेश अध्यक्ष तक एक सी ही बात करते नजर आते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी चयन में कोई समय थोड़ी लगता है। पार्टी का स्थानीय नेतृत्व प्रदेश का केंद्रीय नेतृत्व से चर्चा करता है, केंद्रीय नेतृत्व अंतिम रूप से फाइनल करता है। वैसे भी नवरात्रि आ रही है तो फॉर्म तो नवरात्रि में ही भरेंगे प्रारंभ होने पर, इसलिए भारतीय जनता पार्टी में सारी प्रक्रिया पूरी हो गई है, नाम घोषित हो जाएंगे। कोई भी चेहरे हमारा टिकट का डिक्लेरेशन केंद्रीय नेतृत्व हमारा तय करता है। हमारी बाकी चर्चाएं पूरी हो गई हैं और जल्दी ही पार्लियामेंट बोर्ड इसको तय करेगा। सियासत में जब संवाद खत्म होता है तो संशय पैदा होता है, और जब संशय होता है तो साजिशों को बल मिलता है, और जब साजिशें होती हैं तो संगठन छिन्न भिन्न हो जाता है। और कांग्रेस के साथ शायद इन दिनों यही हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। खंडवा लोकसभा के मैदान से अरुण यादव ने अपने आप को दूर कर क्या किसी नई जिम्मेदारी की तरफ कदम बढ़ा दिए हैं, या 2023 में खाली मैदान देखकर उस पर नजर लगा बैठे हैं? कांग्रेस में पूर्व मंत्री अरुण यादव के पास खोने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन 2023 तक पाने के लिए बहुत कुछ है। बात कमलनाथ की, जिनकी उम्र 75 के करीब है, और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, जो उम्र के उसी पड़ाव की तरफ बढ़ चले हैं। यानी जूनियर में सबसे सीनियर हैं अरुण यादव, जो ओबीसी वर्ग से भी आते हैं, और सबसे बड़ी बात राहुल गांधी के नजदीकी हैं। तो क्या उपचुनाव में बतौर प्रत्याशी खुद को दूर करना क्या अरुण यादव की रणनीति का हिस्सा है? जरा उन्हें ही सुन लीजिए, आखिर इशारा किस तरफ है। 23 की तैयारी की बात कर रहे हैं तो क्या जी, ये चुनाव महत्वपूर्ण है, और हमारा सभी का ये मकसद होगा कि हम चारों सीटें जीतें, और उसके बाद मिशन 23 में जाएंगे। बड़ी जल्दी उन लोगों की कतार में खड़े हो रहे हैं, चाहे दिग्विजय सिंह जी हो या फिर कमलनाथ जी हो, और आप भी कह रहे हैं कि नए लोगों को मौका मिले, जबकि आप भी अभी ऐसे ही जी उनके
के साथ कंपेयर ना करिए, उनका बहुत बड़ा ओहदा है। मैं तो गांव का कार्यकर्ता हूँ, छोटा सा, जो कांग्रेस का झंडा लेके कोशिश करता है गांव में काम करने की। उच्च स्तरीय मतलब नेशनल लीडर्स हैं ये लोग, और उनका जो भी निर्देश आदेश हम कार्यकर्ताओं को होगा उसको करेंगे काम उसको। अरुण यादव उस परिवार से आते हैं जिन्होंने अपने पिता के दौर से कांग्रेस की सियासत को नजदीक से देखा है, लेकिन 2023 के उनके सपने को बीजेपी अलग नजर से देखती है। मुझे लगता है कि जो प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी की जन कल्याण की नीतियां हैं, प्रदेश सरकार की जन कल्याण की नीतियां हैं, उनको देख के उन्होंने हार स्वीकार कर ली। और मुझे एक और चीज़ है कि कांग्रेस में सभी नेता वयोवृद्ध होते जा रहे हैं, कमलनाथ जी हों, दिग्विजय सिंह जी हों, तो वो अच्छा अवसर तलाश रहे हों कि आगे आने वाले समय में मुझे 23 में मौका मिलेगा। पर मेरा आपके माध्यम से कांग्रेस के नेताओं को एक निवेदन भी है, एक आग्रह भी है कि मुंगेरी लाल के हसीन से अपना सपने देखना बंद करें। प्रदेश में कांग्रेस अलग दौर से गुजर रही है। संवाद की कमी है, गुटबाजी के आरोप हैं। 2018 में सरकार बनने के बाद सरकार जाने का मलाल है। ऐसे में अरुण यादव वर्तमान की उलझनों में उलझने के बजाय सुलझे हुए भविष्य की तरफ बढ़ना चाहते हैं। सियासत में पल पल समीकरण बदलते हैं। राजनेता समय के हिसाब से अपना भविष्य तलाशते हैं, लेकिन कई बार यही राजनेता भविष्य को लेकर वर्तमान को दांव पर लगा देते हैं। अरुण यादव ने भी यही किया है। लेकिन क्या मध्य प्रदेश की कांग्रेस की सियासत में अरुण यादव जिस राह पर चल पड़े हैं वो काम आएगी? आशीष खरे के साथ मनोज सैनी, बंसल भोपाल। चलिए रुख करेंगे छत्तीसगढ़ की तरफ। इसमें कोई दो राय नहीं कि सीएम भूपेश छत्तीसगढ़ की राजनीति में कांग्रेस के सबसे कद्दावर नेता हैं और अब वो यूपी चुनाव के सीनियर ऑब्जर्वर भी हैं। ये जिम्मेदारी मिलते ही उनके सामने लखीमपुर की घटना एक चुनौती बनकर सामने आई। इस चुनौती को सीएम भूपेश जिस तरह से हैंडल कर रहे हैं वो ये इशारा कर रही है कि भूपेश कांग्रेस के लिए एक राष्ट्रीय नेता के तौर पर भी तेजी से उभर रहे हैं। देखिए यह रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को 2022 में होने वाले यूपी चुनाव के लिए 2 अक्टूबर को एक बड़ी जिम्मेदारी का ऐलान हुआ। सीएम भूपेश को यूपी चुनाव के लिए सीनियर ऑब्जर्वर बनाया गया, जिसके एक दिन बाद ही यानी 3 अक्टूबर रविवार के दिन यूपी के लखीमपुर खीरी में किसानों को बर्बरता के साथ कुचलने की घटना सामने आई। देश भर में इस घटना को लेकर तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिली। कांग्रेस के सीनियर लीडर्स के साथ छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल भी यूपी सरकार को घेरने में जुट गए और उसके बाद वो तब और भी सुर्खियों में आ गए जब उन्होंने यूपी जाने का फैसला कर लिया। हालांकि यूपी सरकार ने उन्हें लखनऊ में लैंडिंग की इजाजत नहीं दी तो भूपेश दिल्ली पहुंच गए और वहीं से योगी सरकार पर जोरदार हमला बोला। आज सुबह 7 बजे ये कहा गया कि आपका प्लेन लैंड नहीं होने दिया जाएगा, आप लखीमपुर क्या लखनऊ नहीं उतर सकते। तो क्या उत्तर प्रदेश में अब आम नागरिक के अधिकार छीन लिए गए हैं? क्या उत्तर प्रदेश जाने के लिए पासपोर्ट और वीजा की जरूरत पड़ेगी? क्यों आखिर लोगों को लखीमपुर नहीं जाने दिया जा रहा है? प्रियंका जी को रोका गया है, प्रमोद तिवारी जी को रोका गया है, अजय लल्लू को रोका गया है, सारे विपक्षी नेताओं को रोका जा रहा है। तो योगी आदित्यनाथ जी क्या छुपाना चाहते हैं? और हमारी मांग तो सीधी बात ये है कि सबसे पहली बात ये है कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री को बर्खास्त किया जाना चाहिए, उसके लड़के के ऊपर हत्या का अपराध पंजीबद्ध किया जाए, उनके साथियों के साथ किया जाए और तत्काल उसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए, 1 करोड़ मुआवजा होना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जस्टिस की जांच होनी चाहिए। इसे महज इत्तेफाक कहिए कि यूपी में पार्टी के सीनियर ऑब्जर्वर की जिम्मेदारी मिलने के फौरन बाद लखीमपुर कांड ने सीएम भूपेश को खुद को साबित करने का मौका दे दिया तो भूपेश ने भी एक मंझे हुए नेता की तरह मामले को लपक लिया और वो यूपी समेत पूरे देश की निगाह में आ गए। जिद पर अड़े भूपेश ने लखनऊ पहुंचकर ही दम लिया, लेकिन यहां उन्हें एयरपोर्ट के बाहर नहीं निकलने दिया गया। हमको क्यों रोका जा रहा है भाई? हम कहीं नहीं जा रहे हैं, हम पीसीसी जाएंगे, हम कोई लखीमपुर तो जा नहीं रहे हैं, फिर रोकने का औचित्य क्या? ना नहीं जाएंगे, बताइए पहले। जबरदस्ती मेरे साथ कर रहे हो तो फिर मुझे जाने दीजिए। मैं आपके लखीमपुर नहीं जा रहा हूँ।
मैं आपके लखीमपुर नहीं जा रहा हूँ, जैसे 44 धारा वहाँ लगी हुई है, लखनऊ में नहीं। लखनऊ में हाँ, लखनऊ सब जगह लगा है। लेकिन एक मंझे हुए नेता के तौर पर भूपेश जानते थे कि ऐसे में क्या करना है, तो एयरपोर्ट पर ही सत्याग्रह शुरू कर दिया। सीएम बघेल धरने पर बैठ गए और वहीं से मीडिया के जरिए देश भर में अपनी बात पहुंचा दी। मैं तो आया था यहाँ, पीसीसी जाऊंगा, नेताओं से मिलूंगा, सीतापुर जाके प्रियंका जी के क्यों डिटेन किया गया उससे मुलाकात करके वापस जाने की सोच रहा था। लखीमपुर में चूँकि 144 धारा है, वहाँ जाने की परमिशन नहीं देते, तो मैं तो प्रियंका जी से मिल के वापस चल देता। लेकिन अब ये लोग तो यही जाने नहीं दे रहे हैं। मुझे यही पढ़ के सुनाया गया कि आपको हम बाहर जाने नहीं देंगे, तो मैं फिर यहीं बैठ गया। सीएम भूपेश की आक्रामक राजनीति का गवाह छत्तीसगढ़ रहा है और अब भूपेश बघेल ने देश को उसी अंदाज से रूबरू करा दिया। लखीमपुर खीरी कांड ने भूपेश बघेल के लिए एक ऐसा रास्ता खोला है जिसके जरिए वो न सिर्फ पार्टी के लिए यूपी में जमीन तैयार कर सकते हैं, बल्कि वो खुद को भी पार्टी के सामने एक राष्ट्रीय नेता के तौर पर साबित कर रहे हैं। एक नेता की सक्रियता और राजनीतिक समझबूझ ही उसका और उससे जुड़े नेताओं का भविष्य तय करती है। तो क्या ये माना जाए कि लखीमपुर खीरी कांड में सीएम बघेल की सक्रियता न सिर्फ सीएम के तौर पर उनका कद बढ़ा रहा है, बल्कि वो दिल्ली तक ये संदेश देने में कामयाब हो रहे हैं कि वो न सिर्फ पार्टी के लिए छत्तीसगढ़ में सबसे ताकतवर नेता हैं, बल्कि वो देश में भी पार्टी के आला नेताओं की लिस्ट में शामिल हैं। मोहन तिवारी, बंसल न्यूज, रायपुर। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मिली राशि अब उन हितग्राहियों से वापस वसूली जाएगी जिन्होंने इसका इस्तेमाल घर बनाने में नहीं किया। अब ऐसे हितग्राहियों से राशि वसूल करने की योजना भी बनाई जा रही है। करीब 5000 हितग्राहियों को चिन्हित किया गया है। देखिए ये रिपोर्ट। साल 2016 से 17 में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हर उस पात्र हितग्राही को पक्का आवास देने का प्रयास शुरू हुआ जो कच्चे मकान में रह रहा था। 2016 से लेकर 2020 के बीच 83,000 हितग्राहियों को पक्के आवास बनाने के लिए राशि जारी की गई, लेकिन इसमें कुछ लोगों ने इस राशि का इस्तेमाल घर बनाने में नहीं किया और आधे अधूरे घर को छोड़ दूसरे कामों में उस राशि का इस्तेमाल कर लिया। 5000 से ज्यादा हितग्राही ऐसे हैं जिनके आवास की या तो नींव पड़ी है या सिर्फ दीवार खड़ी है, जबकि कुछ ऐसे हैं जिन्होंने पूरी किश्त लेने के बाद भी आवास बनाने का काम नहीं किया। हम घर बनवा ले हैं, मिला पैसा 6 फीट उचवा लीन हैं, अब 6 फीट के बाद पैसा नहीं मिल रहा, नहीं जारी आ रहा है। हम पन्नी माँ बिताए रहे हैं, कस के बिताए रहे हैं, कौन समस्या हमारे लगे चल रही है वो का बताइए। आपसे पैसा मिल जाता हम घर बनवा लें। 2020 में मिला था, सर्वे रुपये हुआ, इसका जब आवास हो गया तो पैसा आया, इसका उठवाया, 6 फुट तक ले गया। 6 फुट के बाद अब अभी तक किस्त आई नहीं, और किस्त न आने के कारण से हमारा ये 6 फुट तक रुका है, 6 फुट के रुका है। अब पैसा मिल जाए तो बनाए साहब, पैसा नहीं मिलता है तो कैसे बनाए। अपने पास तो इतना जौन रहा तुम लगा दिया नहीं मसाब, अब है नहीं तो कहाँ अब बनाए। अब यही होता कि पैसा आवे तो बनाए, पैसा आवे तो बनाए, यही में बैठे हैं पन्नी तान के रही रहना, परेशानी होती साहब। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत राशि मिलने के बाद करीब 1000 ऐसे हितग्राही हैं जो अधूरा काम छोड़कर गांव से बाहर कमाने चले गए हैं। अब जिन लोगों ने राशि का उपयोग घर बनाने में नहीं किया है, उनको लेकर अधिकारियों का कहना है कि पहले तो लोगों को घर बनाने के लिए प्रेरित करेंगे, अगर फिर भी वो ऐसा नहीं करते हैं तो उनसे राशि वसूली जाएगी। अपने यहाँ लगभग 500 हितग्राही हैं जिन्होंने राशि का दुरुपयोग किया है। किसी ने मोटरसाइकिल खरीद लिया है या लेके उस पैसे को बाहर चले गए हैं। उनको अभी समझाइश दी जा रही है, या अगर उनको पैसे की अभी कमी है तो हम मनरेगा के थ्रू उनको काम देके आवास निर्माण कराने की प्रक्रिया को पूर्ण करेंगे। हमने भी उनको नोटिस दिया गया है कि आपको जो शासन का पैसा जिस योजना के लिए मिला है प्रधानमंत्री आवास के लिए, तो आवास के लिए उसका उपयोग करें। अगर नहीं करते तो आपके खिलाफ रिकवरी की कार्रवाई हो सकती है। 2021 से 22 के लिए 66,000 हितग्राहियों को आवास स्वीकृत हुए हैं,
जिनमें से 80% हितग्राहियों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है। जिले में 827 ग्राम पंचायतें हैं। 200 से अधिक ऐसे गांव हैं जहां बरसात के दिनों में मकान निर्माण सामग्री नहीं पहुंच पाती, तो कई लोग सामग्री महंगी होने के कारण इन्हें नहीं खरीद पाए। ऐसे में अब अधिकारी की समझाइश कितनी कारगर होगी, ये वक्त बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ अंचल शुक्ला, बंसल न्यूज, रीवा। चलिए अब खबर जरा हटके। वाइल्ड लाइफ और बर्ड वॉचिंग जैसे शौक या हुनर अब तक पुरुषों के लिए ही माने जाते रहे, लेकिन अब महिलाओं और लड़कियों में भी इसकी रुचि तेजी से बढ़ रही है। इसे देखते हुए भोपाल के वन विहार में लड़कियों और महिलाओं के लिए स्पेशल पिंक बर्ड वॉचिंग कैंप आयोजित किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लड़कियां पूरी गर्मजोशी से शामिल हुईं। भोपाल के वन विहार के लिए ये दिन बेहद खास था। आमतौर पर वाइल्ड लाइफ और बर्ड वाचिंग वो विषय हैं जिन पर अब तक पुरुषों का ही ज्यादा दखल रहा है, लेकिन ये नज़ारे उस बदलती हुई तस्वीर की कहानी कहते हैं, जिसके तहत अब वाइल्ड लाइफ और बर्ड वाचिंग में लड़कियां पुरुषों के एकाधिकार को चुनौती दे रही हैं। वन्य प्राणी सप्ताह के तहत वन विहार प्रबंधन ने खास तौर पर लड़कियों और महिलाओं के लिए बर्ड वाचिंग कैंप का आयोजन किया। इस कैंप में पहुंची लड़कियों की संख्या देखकर वन विभाग के अधिकारी भी अचंभित नजर आए। हमारे भी दिमाग में ये विचार आया था कि यदि हम किसी महिला को कुछ सिखा देंगे तो एक पूरे परिवार को वो चीज़ चली जाएगी, और ये हमने लास्ट ईयर से परिकल्पना की थी, और पिछले बार भी पिंक कैंप काफ़ी सफल हुआ था, और इस बार भी उसकी पुनरावृत्ति हुई है। और हमारा उद्देश्य ये है कि कम से कम घरों में ये चीज़ चली जाए, वन्य जीव, वन्य प्राणी, पर्यावरण, बर्ड्स, बटरफ्लाई। तो ये हमारा जो उद्देश्य है पब्लिक के अंदर जागरूकता पहुंचाना, वो काफ़ी हद तक आराम से पूरा हो। जब बर्ड वाचिंग कैंप महिलाओं के लिए था तो इंस्ट्रक्टर की भूमिका भी महिलाओं ने ही निभाई। पेशे से डॉक्टर गीता रानी गुप्ता बर्ड वाचिंग को लेकर इतनी जुनूनी है कि वो वन विहार के चप्पे चप्पे से अब वाकिफ हो चुकी हैं। वहीं संगीता राजगीर आज न केवल भोपाल बल्कि पूरे देश में बर्ड वाचिंग में एक जाना पहचाना नाम है। ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं जो पर्यावरण के लिए जागरूक हों, और स्पेशली जो उनके दैनिक दिनचर्या रहती है उसमें वो ऐसे काम करें जिससे पर्यावरण हमारा जो सुरक्षित रहे, संरक्षित रहे, और वो आगे वाली जनरेशन, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि माँ और बच्चों से ज़्यादा जुड़ी रहती है और उसकी सीख दी हुई बच्चों में ज़्यादा काम करती है, तो इसीलिए हमने कोशिश की कि महिलाओं को जो बर्ड वाचिंग कैंप में पहुंची ज्यादातर लड़कियों के लिए ये पक्षियों की अद्भुत दुनिया को समझने का पहला मौका था। हमने बहुत सारी सुंदर सुंदर बर्ड्स देखी, और मैं मैम का बहुत थैंक यू करना चाहती हूँ, और वन विहार का भी, जो इन लोगों ने इतना अच्छा पिंक कैंप अरेंज किया और हम लोगों को इतना सुंदर मौका दिया अपने नेचर से कनेक्ट होने का। हरे भरे वन विहार नेशनल पार्क में लड़कियों की ये टोली वाकई उत्साहित करने वाली है, क्योंकि पर्यावरण और वाइल्ड लाइफ जैसे विषय को वाकई उस संवेदनशीलता की जरूरत है जिसे महिलाएं ही समझ पाती हैं। कैमरामैन भारत बुंदेला के साथ शैलेंद्र सिंह राजपूत, बंसल न्यूज, भोपाल। इस रिपोर्ट के साथ ही प्राइम टाइम में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बंसल न्यूज के साथ जुड़े रहें। इजाजत दीजिए, नमस्कार।